नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब इस कहानी को एंजॉय करो। एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी हो, यह 3 बातें कभी उसे मत बताना, नहीं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर जा रहे होते हैं। एक घनी वृक्ष की छाया देख वहां बैठकर आराम करने लगते हैं। इस वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरा पहचान लेता है, इसमें कोई सर्प मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। वह अपने साथियों से कहता है कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए, और इस तरह सपेरों ने उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर देते हैं। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकलता है। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लेते हैं। सपेरे उस सर्प को पिटारे में रखकर वहां से चलने आगे की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते उन सपेरों के मन में विचार आता है कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोल लेते हैं जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखते हैं तो सभी सपेरे उस पिटारे को देख हैरान रह जाते हैं। उस पिटारे से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती नौलखा हार रखा हुआ होता है। उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कहां से आ गया है। लेकिन चलो, अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। तो दोस्तों, यह सोचकर सभी सपेरे राजा चित्रसेन के शहर को चल देते हैं। चलते चलते सपेरे राजा के महल में पहुंच जाते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। तभी अचानक दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा जब सपेरों को दरबार में देखता है तो उन्हें बैठने के लिए कहता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तो सपेरे कहने लगते हैं, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी की गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरे कहते हैं, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तब राजा चित्रसेन बोलते हैं, दिखाओ कैसा हार है। तब सपेरों ने उस पिटारे को खोलते हैं तो जिसमें वह हार रखा हुआ था, उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचरज में पड़ जाता है। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगते हैं कि तुम यह विचित्र हार कहां से लाए हो। तब सपेरे कहने लगते हैं, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को आपको को भेंट कर दिया जाए। तब राजा कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो जाते हैं और राजा वो हार की टोकरी अपने पास रख लेते हैं। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठकर अपना राजकाज काम करते रहते हैं। धीरे धीरे शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल में जाता है और महारानी से कहता है, देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूं, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तब रानी कहती है, महाराज, ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। इतना कहकर राजा वह टोकरी रानी की ओर खिसका देता है और कहने लगता है कि नहीं मानती हो तो खुद ही देख लो। दोस्तों, जैसे ही रानी उस पिटारे को खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी एक छोटा सा बालक सो रहा होता है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक थी। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह जाती है और कहने लगती हैं कि महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक सोया हुआ है। तब राजा कहने लगता है, नहीं, इसमें तो नौलखा हार था, यह बालक कैसे बन सकता है।
राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा वह टोकरी लेकर स्वयं देखता है। तो दोस्तों, वास्तव में राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों विचार करने लगते हैं कि यह पुत्र हमें भगवान ने दिया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी पूछती हैं कि महाराज, बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा बताता है कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा का हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र के रूप में बदल गया है। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक बनेगा। दोस्तों, उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा अपने दरबार में यह घोषणा करता है कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर प्रजा में खुश होती हैं और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। यह सब देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वह लड़का जवान हो जाता है। अब वह लड़का शादी के योग्य हो जाता है। तब राजा के मन में विचार आता है कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा अपनी महारानी से कहता है कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आता है। रानी कहती है, महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। दोस्तों, राजा चित्रसेन के राज्य के पास ही एक दूसरा राज्य भी था। उस राज्य के राजा का नाम जयंत था। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी और उस कन्या का नाम बजंती था। बजंती को राजा ने अपने आचार्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान करवा रखा था, इसीलिए वह कन्या 16 विद्याओं को जानती थी। राजा जयंत भी विचार करने लगता है कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा दरबार में राजपुरोहित को बुलाता है और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री बजंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज देता है। राजा पुरोहित से कहता है कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आओ। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ता है और कई राज्यों में घूमता है, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिल पाता है। वह घूमते घूमते परेशान हो जाता है और अंत में चलते चलते राजा चित्रसेन की नगरी में पहुंच जाता है। राजा चित्रसेन का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्रसेन देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहां आए हैं। राजा पुरोहित से पूछता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब पुरोहित कहता है कि महाराज, मैं राजा जयंत का पुरोहित हूं और उनकी कन्या बजंती का टीका लेकर आया हूं। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी बजंती बड़ी ही रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत हैं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गया है। तब राजा चित्रसेन कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और विवाह के योग्य हो गया है। लेकिन राजा चित्रसेन को यह झात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाता है तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो जाता है और वे राजकुमारी बजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का उचित समय आता है तो राजा चित्रसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करता है और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्रसेन वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीत जाता है। एक दिन रानी राजा से कहती है कि महाराज, अब हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव मिल जाएगा। ऐसा सुनकर महाराज चित्रसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर देता है
अब राजा चित्रसेन निश्चिंत होकर अपने महल के रहने लगता है। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगता है। दोस्तों, एक दिन की बात है। राजकुमारी बजंती को उसकी दासी एक बात कहती है। वह कहती है कि राजकुमार को पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। दासी की बात सुनकर बजंती को बड़ा आश्चर्य होता है। रानी बजंती कहने लगती हैं कि यह तुम क्या कह रही हो, क्या हमारे पति महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूं कि राजकुमार महाराज चित्रसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी बजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगती है। राजकुमारी मन में सोचने लगती है कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आता है तो राजकुमार की पत्नी बजंती राजकुमार से कहती है कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और तुम किस राजवंश के हो। यह बात सुनकर के राजकुमार का चेहरा काला पड़ जाता है और कहने लगता है, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? मैं महाराज चित्रसेन का पुत्र हूं। तब बजंती कहती हैं कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताइए। आपको मां गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओगे। अब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजकुमार सोचने लगता है कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा किया है, इसको जरूर किसी ने बहका दिया है और यह पूछे बिना मानेगी भी नहीं। दोस्तों, राजकुमार अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि मैं महाराज का ही पुत्र हूं, तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। परंतु राजकुमारी हठ पकड़ लेती है, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब राजकुमार सोचने लगता है कि मुझे इसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानने वाली नहीं है। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद्दी करके बैठ जाती है और कहती है कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहता है, नहीं मानती हो तो ठीक है, हम कल महलों से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दूसरे दिन रथ सजाया जाता है, उसमें राजकुमार और उसकी पत्नी बजंती दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी बजंती कहने लगती हैं कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हो? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि मैं फिर तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर दोस्तों, किसी ने सच कहा है, राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ ये बड़े बुरे हठ होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानती हैं और कहने लगती हैं, नहीं महाराज, मुझे आप जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी बजंती जब नहीं मानती है तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और जल के बीच पहुंच जाता है और कहता है कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात पूछकर ही रहूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल स्तर में पहुंच जाता है। जब छाती तक जल में पहुंच जाता है अभी, तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोलता है कि रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तब राजकुमारी बोलती है, चाहे कुछ हो जाए, आपको इस भेद को मेरे सामने रखना ही होगा। अब राजकुमार और आगे बढ़ता है और जब अपने मुख के बराबर पानी आ जाता है तब कहने लगता है, रानी, अभी आपके पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं। परंतु रानी नहीं मानती है। दोस्तों, फिर राजकुमार अपना असली नाग का रूप धारण कर लेता है और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगता है और अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा जाता है और फिर बाहर निकलकर नहीं आता है।
राजकुमारी बजंती राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश करती है, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता है। जब काफी देर हो जाती है और राजकुमार नहीं लौटता है तो राजकुमारी बजंती घबरा जाती है, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया है। बजंती ने वहां उसे खोजने का बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन वह नहीं मिलता है। थक हार कर अपने रथ के पास आ जाती है और सारथी से कहती है कि रथ को महलों की ओर ले चलो। महल पहुंचकर वह महाराज को सूचित करती है कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगाल डालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी बजंती, महाराज और महारानी के साथ उस नदी तक पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। नदी में कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश को तलाश करते हैं, मगर कुछ हाथ नहीं लगता है। अब तो उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी बजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चित्रसेन वृद्ध हो चुके थे, ऊपर से पुत्र का दुख उनके ऊपर आ जाता है। राजा के मन में तो यही थी कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया है। महारानी बजंती भी बड़ी दुखी रहने लगती हैं और मन में अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा किया है। मेरे कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि राजपुरोहित ने बताया था कि राजकुमारी बजंती बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं को जानती थी। काफी सोच विचार के बाद उसको एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा देती हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले में उनको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो या कथा हो, कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको